A very good morning to all of you. Last time, what we have done, my name is Ankush Panwar. I'm your biology teacher, class 9th. Last time, we have done some constituents of the cell that are the cell organelles, and the constituents that we did was plasma membrane and cell wall. Is that right? Alright. So, today we are going to start with nucleus. मैं आपको हिंदी में भी समझा दूँ. एक आपका मैंने लास्ट टाइम जो सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो आपको मैंने करवाए थे वो थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स और सेल वॉल, और आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट. वैसे तो सारे सेल ऑर्गेनेलीज इंपॉर्टेंट हैं, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल. ऑलराइट. तो चलो, रिमेंबर द टेम्पररी माउंट of an onion peel. We had put iodine solution on the peel. Why? What would we see if we tried absorbing the peel without putting the iodine solution? So basically ये सब क्वेश्चन टैग क्वेश्चंस हैं. ये पूछना चाह रहे हैं. आप लोगों को याद है हम लोग ने जो एक्टिविटीज़ की थी जिसमें हम लोग ने आयोडीन सॉल्यूशन डालकर वो अनियन पील को रखा था, माउंट किया था, टेम्परेरी माउंट किया था एक स्लाइड पे और उसे ऑब्जर्व कर दिया था. और ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन नहीं डालेंगे तो हम लोग को क्या दिखेगा. ट्राई इट एंड सी व्हाट द डिफरेंस इज. हम लोग ट्राई नहीं कर सकते हैं बिकॉज वी डोंट हैव अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद ऑल द फैसिलिटीज एज ऑफ नाउ, बट डू नॉट वरी. लेट अस जस्ट गो अहेड एंड जस्ट चेक कि क्या होगा, ये खुद ही बताएंगे. फर्दर, व्हेन वी पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पील, डिड ईच सेल्स गेट इवनली कलर्ड? सो बेसिकली होता क्या है, वाई डू वी ऐड आयोडीन सोल्यूशन? ये लोग ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं. जब हम लोग आयोडीन सोल्यूशन ऐड करते हैं तब हमें सारे जो कंटेंट्स और जो पार्ट्स हैं वो डार्कर और अच्छे शेप्स में दिखते हैं. जब हम लोग आयोडीन सोल्यूशन ऐड नहीं करते तो वही सारी चीज़ कैमोफ्लेज हो जाती है, मतलब पीछे के बैकग्राउंड में ढक जाती है और हम लोग को अच्छे से दिखती नहीं है. या कोई और कलर सोल्यूशन यूज़ करेंगे तो उसमें वो अच्छे से निखर के बाहर नहीं आता. राइट. सो दैट इज़ द रीज़न कि हम लोग ये आयोडीन सोल्यूशन यूज करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सेल्स गेट कलर्ड डिफरेंटली. राइट. जो कि मैंने अभी कहा, सम रीजन्स अपीयर डार्कर देन द अदर रीजन्स. अपार्ट फ्रॉम द आयोडीन सोल्यूशन वी कुड ऑल्सो यूज सैफरानियन सोल्यूशंस और मिथिलीन ब्लू सोल्यूशंस. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे कि अपार्ट फ्रॉम द सैफरानियन सोल्यूशन or apart from the iodine solution, or name any 3 solutions that can be used for to mount an onion peel on a temporary slide, तो आप उसमें तीनों के नाम लिखेंगे. आप उसमें तीनों के नाम लिखेंगे: आयोडीन सोल्यूशन, सैफरानियन सोल्यूशन, मिथिलीन ब्लू सोल्यूशन. आयोडीन सोल्यूशन, अगर आप लोगों ने दवाई लगाई है कभी चोट वोट लगते वक्त तो आपको पता होगा ये बिटाडिन सोल्यूशन होता है, थोड़ा ब्राउनिश रेड कलर होता है. सैफरानियन सोल्यूशन केसरी सोल्यूशन होता है जो केसर रंग का होता है. एंड मिथिलीन ब्लू सोल्यूशन होता है लाइटिश ब्लू. मिथिलीन ब्लू आपको इंक याद है, रॉयल पेन में या फिर कोई भी हीरो पेन या कोई भी चाइनीज पेन में हम लोग इंक डालते थे, कैमलिन की ब्लू इंक. मिथिलीन ब्लू सोल्यूशन ऑलमोस्ट वैसा रहता है. राइट. उससे थोड़ा लाइटर रहता है, वो थोड़ा डार्क रहता है कि उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे तो दैट बिकम्स अ मिथिलीन सोल्यूशन, मिथिलीन ब्लू सोल्यूशन. ओके. सो वी हैव ऑब्जर्व द सेल्स फ्रॉम एन ऑनियन. लेट अस नाउ ऑब्जर्व सेल्स फ्रॉम आवर ओन बॉडी. अब वो लोग सेल ऑब्जर्व करेंगे अपने ओन बॉडी में. ओके. दिस इज द एक्टिविटी वो लोग बताना चाहते हैं जिससे वो लोग सेल ऑब्जर्व करेंगे उनकी खुद की बॉडी से. सो this activity says let us take a glass slide with a drop of water on it. Okay. उन्होंने ग्लास स्लाइड ली और उसके ऊपर एक ड्रॉप ऑफ वाटर डाला. यूजिंग एन आइसक्रीम स्पून जेंटली स्क्रेप द इनसाइड सरफेस ऑफ द चीक. ओके. इनसाइड सरफेस ऑफ द चीक. ओके. बेसिकली वो हम लोग की स्किन का जो चीक है, अगर हम लोग आइसक्रीम स्पून आपको पता है ना क्या होता है, एक स्कूप होता है, उससे वो लोग ने जेंटली स्क्रेप किया, मतलब जेंटली ऊपर का हिस्सा निकाला. ठीक है. डज एनी मटेरियल्स गेट स्टक ऑन द स्पून? आप देखेंगे तो कभी कभार ऐसा होता है, हम लोग कभी भी स्पून लेके अपनी खाल के ऊपर से अगर वो स्पून रगड़े तो थोड़ा वाइटिश सब्सटेंस उस पर रगड़ जाता है. विद द हेल्प ऑफ द नीडल वी कैन ट्रांसफर द मटेरियल एंड स्प्रेड इट इवनली ऑन द ग्लास. तो जो वाइट या वाइटिश जो
जिसको काफ़ी लोग फास्ट बोल देते हैं, जो स्किन के ऊपर आ जाता है, वो जो अगर निकल जाता है ना, उसको उन्होंने ग्लास स्लाइड के ऊपर रख दिया. टू कलर द मटीरियल वी कैन पुट अ मिथिलीन ब्लू सोल्यूशन. सो दे वांट अस, द नरेशन वांट अस टू लर्न ऑल द सॉल्यूशंस. तो पहले वो लोग ने सैफ्रन सॉल्यूशन पे जोर डाला था, फिर आयोडीन सॉल्यूशन के बारे में बताया. अब वो लोग इस एक्टिविटी में मिथिलीन ब्लू सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं. ओके, नाउ द मटेरियल इज रेडी फॉर द ऑब्जर्वेशन अंडर माइक्रोस्कोप. अब मिथिलीन ब्लू पे डाला, उसके ऊपर कवर स्लिप डाला, वो ग्लास को टेम्परेरी माउंट किया, क्लिप में डाला कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, और अब हम इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं. और क्या ऑब्जर्व किया, देखिए उन्होंने आगे ये मेंशन किया, डू नॉट फॉरगेट टू पुट द कवर स्लिप ऑन इट. व्हाट डू वी ऑब्जर्व, व्हाट इज द शेप ऑफ द सेल वी सी, ड्रॉ इट ऑन द ऑब्जर्वेशन शीट. तो ये बेसिकली आपको ऑब्जर्वेशन शीट्स पे ड्रॉ करने के लिए ये सारी चीज़ें बोली गई है. तो आपको बेसिकली वो लोग ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग को सेल्स के कुछ पार्ट्स और वो सारी चीज़ें दिखेगी. ऑलराइट, अब वो खुद ही बता रहे हैं कि कैसे दिखता है. Was there a darkly colored spherical or oval dot-like structures near the center of the each cell? This structure is called nucleus. Alright, where there's similar structures in onion peel cells. Alright, so basically if anyone is going to ask you, could you please explain nucleus? So you'll have to say it's a darkly colored, there is a cell which is darkly colored in spherical or oval shapes, and in this cell there is a dot-like structure which is present in the center of it, and that dot-like structure which we can observe with the microscope is called as nucleus. Okay, आप यहाँ से न्यूक्लियस के बारे में शुरू करोगे. अब आप बताओगे कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है. ओके, लेट अस सी ऑथर या ऑब्जर्वेशंस क्या क्या बताते हैं न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है. ऑलराइट, so nucleus has double layered covering called nuclear membrane. Alright, मतलब इसका मतलब क्या हुआ तो मुझे बताएगा. Let us check, just give me a moment. Alright, so where were we? Yeah, so nucleus has a double layered covering called nuclear membrane. Alright, ये आपका सेल है. सेल का बाहर का पार्ट को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. राइट, आई एम जस्ट होपिंग आप लोग बता पा रहे हैं. अंदर ये स्ट्रक्चर है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं. अब इसको हम लोग और मैग्नीफाई करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे देखते हैं. इसका स्ट्रक्चर ऐसे रहता है, न्यूक्लियस ऐसे दिखता है, डबल लेयर्ड. ओके, आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सिंगल लेयर, डबल लेयर ऐसे कुछ था नहीं. इट्स अ सेमी परमेएबल कवरिंग ऑफ द सेल, बट ये डबल लेयर रहता है. इसको क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन. वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है. ऑलराइट, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स which allow the transfer of material from inside the nucleus to the outside, that is to the cytoplasm. So basically ये कहना चाह रहा है, ये देखिए ये जो जितना भी डॉट 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 होता है ना लिक्विड, ऑलराइट, दिस इज कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्म. ऑलराइट, ये साइटोप्लाज्म होता है. अब ये न्यूक्लियस होता है, इसमें भी डॉट 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 स्ट्रक्चर होते हैं. और अगर आप ऐसे इसको बड़े पैमाने पे बनाएंगे तो यहाँ पे जो होता है, हाँ, तो ये जो न्यूक्लियस में है ये कुछ पोर्स होते हैं. ओके, ये पोर्स मतलब छेद होते हैं छोटे छोटे छलनी जैसे. तो वो अंदर बाहर चीज़ें लाने के लिए साइटोप्लाज्म में काम आते हैं. यही चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है. ओके, अब वो आपको फिगर विच वी टॉक अबाउट इन द सेक्शन 5.2.4. ओके, 5.2.4 का सेक्शन का मतलब वो लोग साइटोप्लाज्म में जब बताएंगे तो वो इसके बारे में बात करेंगे. ऑलराइट, नाउ लेट अस जस्ट गो अहेड एंड चेक. द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स विच आर विजिबल एज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड. ओके, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने क्या बोला कि उनके एक न्यूक्लियस है, वो अंदर क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर्स कंटेन करता है जो कि
रॉड शेप स्ट्रक्चर मतलब ऐसे रॉड शेप स्ट्रक्चर्स है, राइट, ऐसे से, सॉरी ये रॉड नहीं है, ये ऐसे रॉड है, ऐसे रॉड शेप स्ट्रक्चर्स है, ओके, ये रॉड दिखते हैं, रॉड की तरह दिखते हैं, ओके, ये रॉड शेप स्ट्रक्चर्स है जो कि तभी विजिबल होते हैं जब सेल डिवाइड होते हैं, मतलब जब अगर सेल डिवीजन होने वाला है सेल का, ओके, जब सेल डिवाइड होने वाले हैं मतलब एक सेल से कटकर दो सेल बनने वाले हैं, ओके, उसको बोलते हैं सेल डिवीजन, ऑलराइट। तो उसमें आप देखेंगे ऐसे ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं, ऑलराइट, आपको समझ में आ रहा है? वो तभी रॉड शेप दिखते हैं जब वो डिवाइड होने वाले हैं। देखते हैं जब वो डिवाइड नहीं होते तो वो कैसे दिखते होंगे, ऑलराइट। आई थिंक वो वही चीज़ आगे बोल रहा है। क्रोमोसोम्स कंटेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स। अच्छा, वो लोग क्रोमोसोम्स के बारे में बता रहे हैं कि क्रोमोसोम्स क्या होता है। अब आप समझ गए, ये न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है जो डबल है, इसके अंदर कुछ पोर्स होते हैं जो अंदर बाहर जाने के लिए साइटोप्लाज्म में काम आते हैं। और अब वो लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम स्ट्रक्चर्स होते हैं जो रॉड शेप में दिखते हैं, ऑलराइट, वो रॉड शेप में दिखते हैं जब वो डिवीजन पे होते हैं, और जब वो डिवीजन पे नहीं होते तब हम लोग बाद में बात करेंगे कि वो कैसे शेप में होंगे, ऑलराइट। फिलहाल वो डिवीजन में है तो वो क्रोमोसोम्स हैं, जब डिवीजन में नहीं होंगे तब हम उसका शेप देखेंगे। अब वो क्रोमोसोम के बारे में बता रहे हैं। क्रोमोसोम वो है जो डिवीजन के लिए तैयार है और जो रॉड शेप में दिखते हैं। तो लेट अस सी वो क्रोमोसोम के बारे में क्या बताते हैं। क्रोमोसोम कंटेन्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम इनहेरिटेंस ऑफ द फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। मतलब क्रोमोसोम्स इनहेरिटेंस मतलब आपको अगर मैं बोलूँगा कि हेरिटेज का मतलब होता है पुराने मॉन्यूमेंट्स, ये सब। इनहेरिट मतलब आप अपने पूर्वज से चीज़ें लेते चले आ रहे हैं। काफ़ी बच्चों ने ये नोटिस किया होगा, जब कोई आपको बोलता है कि आप तो पूरी मम्मी पे गई हैं या आप तो पूरे पापा पे गए हैं, मतलब आप थोड़े मॉम की तरह दिखते हैं या आप थोड़े डैड की तरह दिखते हैं। वो इसलिए दिखते हैं क्योंकि आपके जीन्स होते हैं, ऑलराइट। और वो जीन्स किससे बनते हैं? डीएनए से बनते हैं। और वो डीएनए किसके अंदर प्रेजेंट रहता है? वो क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट रहता है, ऑलराइट। तो क्रोमोसोम कंटेन्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इनहेरिटेंस, मतलब आपके पूर्वज से वो कुछ जानकारियां लेके रखता है अपने अंदर। ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स, मतलब आपके जो पेरेंट्स होते हैं उनके कुछ फीचर्स उसके अंदर होते हैं, ठीक है। जैसे सेल डिवाइड होते हैं तो उनमें वो फीचर्स डाल देते हैं, वैसे ही जब बच्चे रिप्रोड्यूस होते हैं थ्रू पेरेंट्स तो वो जो होती हैं चीज़ें, वो जो क्वालिटीज़ या फीचर्स होते हैं वो उनमें आ जाते हैं, वो सेल के थ्रू होता है, ऑलराइट। तो वो फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, वो डीएनए के फॉर्म में आता है। आपने सुना होगा काफ़ी टीवी पे भी कि इसकी डीएनए टेस्टिंग करवा लो कि ये इसके बच्चा है कि नहीं, ये उसका बच्चा है कि नहीं, ये डीएनए करवा लो। वो डीएनए इसलिए करवाते हैं क्योंकि डीएनए में सबूत रहते हैं कि इनका जो सेल के जो डिवीजन है वो इनके पिताजी के या इनकी माताजी के सेल के साथ मैच हो रहे हैं कि नहीं, ऑलराइट। तो उससे उनका पता चल जाता है कि ये इनका बच्चा है, ये इनका बच्चा नहीं है। तो आप समझ में आ रहा है क्रोमोसोम क्या कंटेन करते हैं। क्रोमोसोम एक तो वो चीज़ हो गई जो सेल डिवीजन के लिए रेडी है, रॉड शेप स्ट्रक्चर है, और वो अंदर डीएनए कंटेन करती है, जो मैंने आपको बता दिया कि आपके हर एक इंडिविजुअल के सेल्स की क्वालिटीज़ होती हैं जो आपके पेरेंट्स से आपके पास आई होती हैं, ऑलराइट। सो क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, ओके। डीएनए के बारे में मैंने आपको बता दिया, एंड दे आर ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग और ऑर्गेनाइजिंग सेल। जो डीएनए होता है उसके अंदर एक इंफॉर्मेशन होती है, एक जानकारी होती है जो बताएगी कि ये नेसेसरी है कि नहीं एक सेल को बनाने के लिए। द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। जो फंक्शन होता है ना, जो काम करने वाला सेगमेंट होता है डीएनए का, उसको हम लोग जीन्स बोलते हैं। हम लोग डीएनए के बारे में 10th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे गाइस। उनका एक चैप्टर है शायद 10th में, मुझे तो था, बट आई एम जस्ट होपिंग आप लोगों को भी होगा। वो चैप्टर में हम लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि डीएनए के अंदर एक जो फंक्शनल सेगमेंट होता है उसको हम लोग जीन्स बोलते हैं। इन ए सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग। ये सब तब हो रहा था, ये जो सारा मैटर है ये तब हो रहा था जब सेल डिवीजन पे था। जब सेल डिवीजन पे था तो रॉड शेप स्ट्रक्चर्स, उसको क्रोमोसोम बोला जा रहा था, और उसके अंदर डीएनए वीएनए प्रेजेंट था। ये सारी चीज़ें
बोली गई जब सेल डिवीजन पे था। अब वो बोल रहा है लेट अस सी जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा। ऑलराइट, इन ए सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग द डीएनए इज प्रेजेंट इन द पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटीरियल। मतलब ये जो आपके क्रोमोसोम्स हैं ये तभी, देखो ये ऐसा मटेरियल होता है मैगी नूडल्स जैसा। ऑलराइट, ये मटेरियल को हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन मटीरियल। ऑलराइट, ये क्रोमैटिन मटेरियल है जब आपका सेल डिवाइड नहीं हो रहा। जैसे ही सेल डिवाइड होगा तो ये क्रोमैटिन का बन जाता है क्रोमोसोम। राइट, क्रोमैटिन का क्रोमोसोम बन जाता है और ये सब आ जाते हैं ऑर्गेनाइज होके रॉड शेप स्ट्रक्चर में। ऑलराइट, ये सब रॉड शेप स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। डीएनए इसमें भी प्रेजेंट है, डीएनए इसमें भी प्रेजेंट है। ऑलराइट, अगर आपसे कोई दो मार्क्स का या 1 मार्क्स का आपसे सवाल पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्रोमैटिन एंड अ क्रोमोसोम्स, तो आप लोग को ये चीजें पता होनी चाहिए। ऑलराइट, द क्रोमैटिन मटीरियल इज विजिबल एंड इंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं ये धागा लाइक स्ट्रक्चर है। ऑलराइट, और इंटेंगल्ड मतलब आपस में उलझा हुआ है। ऑलराइट, अब हम वापस इधर चलते हैं। 1 मिनट, आपको थोड़ी सी दिखा देता हूं। Whenever the cell is about to divide, the chromatin materials get organized into chromosomes. मैंने आपको कहा था सेल डिवाइड होते हैं तो ये धागा लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम बन जाता है। राइट, द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द सेलुलर रिप्रोडक्शन। सेल का जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें न्यूक्लियस जो है वो बहुत सेंटर का रोल निभाता है। ऑलराइट, आप समझ गए, न्यूक्लियस सेंटर का रोल निभाता है। द प्रोसेस बाय विच द सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स 2 न्यू सेल्स। ओके, सेलुलर रिप्रोडक्शन के बारे में बताया। इट्स अ प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स 2 न्यू सेल्स। अगर आपको याद होगा तो मैं डिवीजन जब आपको बता रहा था तो मैं बोला ऐसे सेल है वो डिवाइड हो जाता है और 2 सेल बन जाते हैं छोटू छोटू जो बाद में बड़े हो जाते हैं। ऑलराइट, इसको सेल डिवीजन बोलते हैं। इट प्लेज ए क्रूशियल पार्ट अलॉन्ग विद द एनवायरमेंट। बोलते हैं ये काफ़ी क्रूशियल पार्ट प्ले करता है अलॉन्ग विद द एनवायरमेंट इन डिटरमाइनिंग द वे द सेल विल डेवलप एंड व्हाट फॉर्म इट विल एग्जिबिट एट मैच्योरिटी बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। मतलब ये आजू बाजू के एनवायरनमेंट को लेके बहुत ही इंपॉर्टेंटली डिटरमाइन करता है कि एक सेल कैसा बड़ा होने वाला है, डेवलप होने वाला है और वो क्या अपना काम करने वाला है मैच्योरिटी पाने के बाद। ठीक है, और वो सारी केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, वो सारी चीज़ें ये प्रोवाइड करता है। ओके, अब ये जो पार्ट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल मे बी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर रीजन्स जो होते हैं वो काफ़ी बैक्टीरिया में अगर आप देखेंगे तो पुअरली डिफाइंड है, मतलब वो अच्छे से बताए नहीं गए हैं क्योंकि उधर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होता कुछ बैक्टीरियाज में। ठीक है, सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड्स। समझ गए, मतलब अगर एकदम अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है, ओके, कंटेनिंग ओनली न्यूक्लियर एसिड, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है और वो सिर्फ कुछ बीच में ऐसे मैगी जैसा रख दिया है। ऑलराइट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लिक एसिड। वो जो कंटेनिंग न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड्स। Such organisms whose cell lacks a nuclear membrane are called prokaryotic cells या prokaryotes। Alright, तो आप उन organisms या उन cells में जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता उनको हम लोग प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। Alright, pro is equal to primitive and primary is equal to carry on। ओके, तो ये आई थिंक एक लैटिन वर्ड से डिफाइंड है क्योंकि प्रिमिटिव या प्राइमरी, प्रिमिटिव मतलब प्राचीन और कैरियोट मतलब
न्यूक्लियस। ओके, तो प्राचीन टाइप का न्यूक्लियस जिसमें होता है, ओके, पिछड़ा हुआ पुअरली न्यूक्लियस, उसको प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। ऑर्गेनिजम्स विद सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। ऑलराइट, तो जिनके पास ये सेल मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो लोग न्यूकैरियोट्स कहा जाते हैं। ऑलराइट, आप लोग को समझ में आ रहा है? अब वो लोग प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में वो लोग बता रहे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स ऑल्सो लैक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज। अब वो ये बोल रहे हैं कि जो साइटोप्लाज्म में काफ़ी जो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनेलीज, ओके, जो सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में लैक करते हैं, वो उनमें कम होते हैं। ऑलराइट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, गॉट इट। अब हम आगे इस पे, ओके, हाँ, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, उसमें काफ़ी सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। मैनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ सच ऑर्गेनेल्स आर परफॉर्म्ड बाय पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म। तो जो ये जितने भी फंक्शंस होते हैं सेल ऑर्गेनेली के प्रोकैरियोट्स में, कौन प्रोवाइड करता है? साइटोप्लाज्म पे बोल देता है। तो साइटोप्लाज्म को कहा जाता है कि भाई साहब आप सारे सेल्स के फंक्शन निकालेंगे, हमारे पास लोग कम हैं। ये किस में होता है? प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में नहीं। तो एक एग्जाम्पल उन्होंने बताने की कोशिश की होगी शायद। लेट अस सी, द क्लोरोफिल इन photosynthetic prokaryotic bacteria is associated with membranous vesicles, alright, bag-like structures, but not with plastid as in eukaryotic cell। मतलब अगर आप देख रहे हैं तो इसका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, इसका ये सेल वॉल हो गया, क्योंकि क्लोरोफिल है और ये प्लांट सेल है तो सेल वॉल भी होगा। ऑलराइट, ये न्यूक्लियॉइड्स है, बीच में ये न्यूक्लियॉइड्स है और इनका कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। ऑलराइट, राइबोसोम्स वाइबोसोम्स सब इसके अंदर हैं। तो वो जो प्रोकैरियोटिक सेल है बैक्टीरिया का वो एसोसिएटेड है मेम्ब्रेनस वेसिकल्स के साथ। ओके, जैसे हमारी यूकैरियोट्स में प्लास्टिड्स हैं। ऑलराइट, विद दिस आई वुड लाइक यू गाइज टू डू, फेयर नोटबुक में आप ये लिखेंगे मैंने अभी तक जो भी पढ़ाया है, जैसे कि जिसमें है सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आप हाइपोटोनिक ये सब नहीं करेंगे, उसके डेफिनेशन आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। बस आप ये लिखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली होता क्या है, ऑलराइट, और वो क्या प्रोवाइड करता है। सेल वॉल जो कि प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है और उसमें क्या कंटेंट होता है, सेल्यूलोज होता है, और वो क्या काम करता है, आप ये लिखेंगे। एंड न्यूक्लियस पे बहुत बड़ा मतलब आप एक नोट्स बनाएंगे। ऑलराइट, जो भी मेन चीज़ जो मैंने इधर आज एक्सप्लेन की है वो आप न्यूक्लियस में करेंगे। ऑलराइट, मैं अगला टॉपिक छेड़ना नहीं चाहता, बिकॉज अगर मैं अपना अगला टॉपिक छेड़ूंगा तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, बट आई थिंक इट इज़ स्टिल वेरी लेस। तो मैं आपको साइटोप्लाज्म के बारे में बता सकता हूँ। राइट, सो व्हेन वी लुक एट द टेम्परेरी माउंट्स ऑफ ओनियन पील एज वेल एज ह्यूमन चीक्स सेल्स, जो कि हमने 2 एक्टिविटी में किया था, वी कैन सी अ लार्ज रीजन ऑफ ईच सेल एनक्लोज बाय द सेल मेम्ब्रेन। ओके, आधे से ज़्यादा रीजन एनक्लोज, मतलब ये दिस इज नॉट एनक्लोज्ड एंड दिस इज एनक्लोज्ड। ये सेल मेम्ब्रेन मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे एनक्लोज किया जाता है। द रीजन टेक्स अ वेरी लिटल स्टेन, इट इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। ओके, द साइटोप्लाज्म is the fluid content inside the plasma membrane. It also contains many specialized cell organelles. Each of the cell organelles perform a specific function for the cell. Alright, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये सेल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये न्यूक्लियस है। ऑलराइट, इसके अंदर अगर आप चाहिए तो मैगी बना दीजिए तो आपको पता चल जाएगा ये क्रोमैटिन है, मतलब ये सेल डिवीजन के फॉर्म में नहीं है। और अगर रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा दिस सेल इज अबाउट टू डिवाइड। जब आप ये फ्लूइड देख रहे हैं जो सराउंड करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस को, जिसमें बहुत सारे सेल्स ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है जिनके डिफरेंट फंक्शंस हैं, इस फ्लूइड मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म।
cytoplasm. Cell organelles are enclosed by membranes. In prokaryotic, besides the absence of defined nuclear region, the membrane-bound cell organelles are also absent. मतलब ये चीज़ वो लोग पहले से ही रिपीट कर चुके हैं, वापस रिपीट कर रहे हैं. On the other hand, eukaryotic cells have nuclear membrane as well as the membrane enclosed organelles. The significance of membrane can be illustrated with the example of viruses. Viruses lack any membrane and hence do not show characteristics of life until they enter a living body and use its cell machinery to multiply. Alright, वायरस में उन लोग ने एक छोटी सी चीज़ बोल दी. उन्होंने बोला कि उनकी खुद की एक बॉडी नहीं होती. ओके, वो सारी चीज़ें लैक करते हैं, लेकिन वो किसी की बॉडी में घुस जाते हैं वायरस, तो उनकी सारी चीज़ें यूज़ करना शुरू कर देते हैं और खुद से मल्टीप्लाई होना शुरू कर देते हैं. ऑलराइट, फॉर एग्जांपल HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, HIV virus, and we also have HIV virus, human immunodeficiency virus. All right, so human immunodeficiency virus होता है HIV virus, and corona virus जो कि आज बहुत चला हुआ है. So guys, always wash your hands, keep a distance from other people, always cover your mouth while sneezing or coughing, and try not to go outside too often. Alright, with this we end our topic nucleus and cytoplasm today. Thank you so much guys. I hope you learned something new today. Alright, thank you.